वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। अब ये मॉक टेस्ट जो है 2 जो है ये एक न्यू विंडो में खुलता है। अगर आप इसको खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा फायरफॉक्स में या मोज़िला में, फायरफॉक्स मोज़िला में या क्रोम में अच्छे से न्यू विंडो में खुलता है। थोड़ा सा मॉक टेस्ट 2 खुलने में प्रॉब्लम दे रहा है, बाकी मॉक टेस्ट ईजिली खुल जा रही है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लीजिए। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो 35 मार्क का है। 4 पार्ट है हमारे कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बिजनेस कम्युनिकेशन 35 मार्क का है, 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। और करंट अफेयर जिसमें वाइवा वॉइस भी है वो 15 क्वेश्चन है, 20 मार्क का है। आपको वाइवा वॉइस भी देना पड़ता है, बोल के बताना पड़ता है वहाँ पे। तो 120 क्वेश्चन है, 170 मार्क का पेपर है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो है 120 मिनट मतलब 2 घंटे दिए जाएंगे और टोटल पेपर 4 भाग में डिवाइडेड है आपका जो है, ठीक। 60 मिनट बाद आप चाहे तो पेपर सबमिट कर सकते हैं आपका। अब मैंने ये टेस्ट आपके लिए स्टार्ट किया है, मॉक टेस्ट 2 है इसका नाम, देखेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन डैश इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो विच यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ सेम स्टेटस लेवल ऑफ हियरार्ची इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको हॉरिजॉन्टल फ्लो बोलते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल फ्लो मतलब सीधी लकीर, मतलब एक जैसे लेवल के लोग अगर एक जैसे लेवल पे बात करेंगे अपने लेवल पे तो उसको हॉरिजॉन्टल फ्लो बोलते हैं। जैसे कंपनी सेक्रेटरी टू कंपनी सेक्रेटरी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो गया है। अपवर्ड फ्लो का मतलब है नौकर मालक से बात कर रहा है। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब है मालक नौकर से बात कर रहा है। डायगोनल फ्लो का मतलब है कि किसी एक डिपार्टमेंट का जूनियर स्टाफ किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर स्टाफ से बात कर रहा है, उसको बोलते हैं डायगोनल फ्लो। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 होता है। अगर एक समानांतर लेवल के 2 लोग एक दूसरे से बात करें तो हॉरिजॉन्टल फ्लो। अगर अलग अलग स्टेटस के लोग आपस में बात करें तो दैट वी कॉल्ड एज वर्टिकल फ्लो, ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के। A dash is a software application that enable one to find, retrieve and display information available on the World Wide Web। अब वो जनरली वेबसाइट करता है, मगर वेब ब्राउज़र जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि मदद करता है वेबसाइट ओपन करने के लिए। तो ये एक तरह का दरवाज़ा है जिसके अंदर हम जाए तो हमें वेबसाइट मिलती है। तो दरवाज़ा जो है उसका नाम है वेब ब्राउज़र, ठीक। अब वो उसमें बहुत सारे आते हैं, उसमें जो है आपका ये भी आता है, क्या बोलते हैं, मोज़िला, फायरफॉक्स भी आता है, उसमें गूगल क्रोम भी आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है। ए बिजनेस रिपोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट। तो बिजनेस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हमारे पास में रहती है। अब हमने बहुत सारी चीज़ें इसके पहले देखी करके, तो हमको ऐसा लगा ए ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब्जेक्ट लाइन रहती है बिजनेस रिपोर्ट में, बॉडी रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहता है और कंक्लूजन जनरली रहता नहीं भी है और रहता भी है, तो कंक्लूजन भी रहता है। तो हम लोग कंक्लूजन, तो ये ज़्यादा ठीक लगा तो इसको बोल दिया हमने। एन्यूटी का मतलब क्या होता है। एन्यूटी का मतलब होता है एक सेम अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड में जब वो लगते जाता है या डिडक्ट होते जाता है या मिलते जाता है तो एन्यूटी बोलते हैं। तो एन्यूटी का मतलब होता है एक सेम अमाउंट, ए फिक्स सम ऑफ मनी पेएबल फॉर होल और पार्ट ऑफ पर्सन्स लाइफ अंडर द टर्म ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी और विल। तो एक फिक्स्ड अमाउंट की जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी और विल के अंतर्गत जो है। 5th आता है, ए डैश is used to separate 2 or more independent clauses that are placed together and which are equal importance in the sentence। तो हम लोग कॉमा से उसको अलग करते हैं। तो अगर दो सेंटेंसेस हैं तो उसको कॉमा से अलग किया जा सकता है, ठीक। क्या बोलेंगे, 2 सेंटेंसेस है तो उसको कॉमा से अलग किया जा सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। The reward was not commensurate to dash the work done by us.
द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट, तो जो रिवॉर्ड है वॉज नॉट कमेंसुरेट द डैश वर्क डन बाय अस, तो विथ द वर्क डन बाय अस, तो द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट विद द वर्क डन बाय अस, मतलब जो रिवॉर्ड है वो हमने जो काम किया है उससे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, वो कम है, ऐसा हम बोल रहे हैं। 7th पे हम आते हैं, मेमो इज़ अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देखिए वो ऑडियो विजुअल तो होता नहीं है, क्योंकि वो मेमो जो है एक लेटर टाइप रहता है, पेपर पे बनाया हुआ रहता है ना भाई, बहुत बार वो सर्क्यूलर आता है, वैसा ही कुछ है ना। तो ऑडियो विजुअल तो नहीं रहता, विजुअल तो नहीं रहता है, ऑडियो भी नहीं रहता है, आवाज़ नहीं रहती उसमें, ओरल भी नहीं रहता, रिटन रहता है वो, तो जो है आपका जो कम्युनिकेशन है जो है। 8. The field CC in email correspond is used for recipient who are included for the information, मतलब CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे समझ लो हम लोग किसी डिपार्टमेंट के हेड को ईमेल कर रहे हैं, तो हम लोग कंपनी के बॉस को भी CC कर देते हैं, मतलब वो जानकारी उनको भी पहुंच जाए। तो द फील्ड CC in email correspond is used for recipient who are included for the information, मतलब जिनको जानकारी हम लोग देने वाले हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग। 9th पे हम लोग आते हैं, a dash help the reader to find out the first instance what the content of the letter are. A dash help the reader to find out the first instance that what the content of the letter are. सब्जेक्ट लाइन, अब देखो सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, बहुत बार ईमेल आता है हमको, तो उसकी ऊपर का सब्जेक्ट लाइन पढ़ के अंदर का मामला क्या है वो हमारे समझ में आ जाता है। तो ए सब्जेक्ट लाइन हेल्प्स द रीडर टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट द कंटेंट ऑफ द लेटर आर। तो कंटेंट क्या है लेटर का। डैश MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये बेसिकली एक ERP सॉफ्टवेयर रहता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम लोगों को, ये आजकल यही चल रहा है ना, SAP हो गया है, टैली ERP हो गया है, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये MIS सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, ठीक। 11वें नंबर पे हम आते हैं, गिव एंटोनिम ऑफ द वर्ड। तो हमको जो है 11वें नंबर पे एंटोनिम बताना है एक्स्ट्रावेगेंट। अब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ये होता है थोड़ा बड़ा, भारी, थोड़ा ज़्यादा अच्छा, है ना। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकल, क्योंकि लेविश और ब्रॉड तो बड़ा हो गया, इनएक्यूरेट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, तो जो प्लेन के टिकट है वो एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब बड़ी भारी महंगी है, तो हम बोलेंगे उसका उल्टा होगा इकोनॉमिकल, मतलब ट्रेन की टिकट, प्लेन की टिकट सस्ती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 12 पे हम आते हैं हमारे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडोम। तो हमको जो है 12वें नंबर का जो ये वर्ड है इसका मतलब बताना है। ए फेयर वेदर फ्रेंड, A friend who desert in difficult time. A fair weather friend. A friend who desert in difficult time. ठीक, ये हमारा इसका मतलब हो सकता है। 13 पे हम आते, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो एब्सेंस 4th डी हम लोग ले लेते हैं, एब्सेंस का स्पेलिंग है वो सही है इसमें, ABSENCE, एब्सेंस स्पेलिंग ठीक है ये। 14th पे हम आते हैं, डैश इज यूज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसको यूज किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ जानकारी जो है वो एम्प्लॉयज को बताने के लिए, ऑफिस सर्क्यूलर को। इवन अपने जो स्कूल में अपन पढ़ते थे तो बहुत बार चपरासी भैया जो एक लेटर लिख के लेके आते थे और अपने क्लास टीचर का सिग्नेचर लेते थे, दैट इज ऑफिस सर्क्यूलर। Office circular is used to disseminate information to a large number of employees within the organization. Office circular। 15th पे हम आते हैं, हमारा 15 जो है, the amount of money left over after accounting for expenses। तो जो पैसा बच जाता है खर्चा काटने के बाद उसको मुनाफा बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो जो पैसा बच जाता है खर्चा काटने के बाद उसको प्रॉफिट बोला जाता है।
16th पे आते हैं, ईमेल्स कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग द डैश ऑप्शन विच प्रिवेंट द अनवांटेड ईमेल फ्रॉम एंटरिंग द इनबॉक्स। स्पैम बोलते हैं उसको। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जो स्पैम कोई बहुत हमको ईमेल करता है ना, उसको स्पैम टिक कर देते हैं, तो फिर वो हमारे पास नहीं आता, वो डायरेक्ट हमारे इस ईमेल के स्पैम फोल्डर में चले जाता है। फिर कभी इच्छा हो तो स्पैम खोल के देख लो। तो स्पैम, ईमेल कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग द स्पैम ऑप्शन विच प्रिवेंट द अनवांटेड ईमेल फ्रॉम एंटरिंग द इनबॉक्स। स्पैम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। 17th पे हम आते हैं, इन फॉलोइंग सीक्वेंस ए पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एन एरर। मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें गलती है कहीं ना कहीं, एरर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है। द रेस्टोरेंट वॉज फुल एंड द वेटर्स वेयर हरिंग टू एंड फ्रॉम। तो वेटर्स हरिंग एंड टू एंड फ्रॉम, the restaurant was full and the waiters were hurrying to and from। तो ऐसा लगता है कि waiters were hurrying to and from, तो देख के ऐसा लगता है the restaurant was full and the waiters were, तो बी को बोल देते एक बार का हम लोग, कुछ ना कुछ गलती हम लोग मानते हैं, बट वेटर्स तो उसका स्पेलिंग में कुछ गलती होगा ऐसा लगता है, मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन और कुछ आना चाहिए। 18th को हम आते हैं, द फ्रेज एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। ये हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट हमने पढ़ा था, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग जो बोलते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द ओरिजिन भी आ सकता है, मगर बिगनिंग वर्ड वो वहाँ पे है लिखे हुआ, इसीलिए उसको लेते हैं। 19th पे हम आते हैं, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। 19 में फेमरेलर। तो फेमरेलर का मतलब हमने जो निकाला है वो है शॉर्ट लाइव्ड। क्या है, शॉर्ट लाइव्ड करके निकाला है। इसका मतलब जो है 20 पे हम आते हैं, A/N is a form of online journal that allow text, images, video clips and links to website to be displayed as a web page and links, and also allows comment to be posted by reader and comment to be posted by reader। तो कौन सी चीज़ को, ब्लॉग्स को हम लोग बोलते हैं। आजकल लोग ब्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, हमने भी हमारा व्लॉग बनाया, वीडियो ब्लॉग जिसको बोलते हैं। उसमें हम लोग जो करंट अफेयर्स हैं, हम लोग जो चल रहा है लीगल फील्ड में, उसके ऊपर में कमेंट हमारे देते हैं, वीडियोस बना के उसमें डालते हैं। तो कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं जो उसको देखते हैं। इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द आइडिया इज डैश विथ सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स और सिम्बॉल्स फॉर ट्रांसमिशन। इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द आइडिया इज ट्रांसमिटेड, मतलब जो आइडिया है वो हम लोग दूसरे को भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। द आइडिया इज ट्रांसमिटेड विथ सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स और सिम्बॉल्स फॉर ट्रांसमिशन। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में द आइडिया इज ट्रांसमिटेड विथ सुटेबल वर्ड्स, चार्ट्स और सिम्बॉल्स फॉर ट्रांसमिशन। 22 पे हम आते हैं, A dash network of communication follows the organization hierarchy and chain of command। तो कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशनल hierarchy network of communication that follows organizational hierarchy and chain of command, और chain of command को जो है फॉलो करता है। तो आप देखिए इसमें हम लोग जो है सर्किट तो नहीं बोलेंगे, सर्किट में आपस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। व्हील एंड स्पोक नेटवर्क करके एक आया था पहले, कभी पढ़ा था अपन ने, उसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं। चेन में तो क्या होता है, ऐसा चेन बने हुआ है तो उसमें नहीं आएगा। वर्टिकल भी बोल सकते एक बार का, मगर व्हील ज़्यादा ठीक लगता है, तो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में इसको बोल लेते हैं। 23 हम आते हैं, द डैश हेल्प्स द कंपनी टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट, The intranet helps the company to communicate within the organization। अब इंस्टेंट मैसेजिंग भी हेल्प करता है,
इंटरनेट भी हेल्प करता है, एसएमएस भी हेल्प करता है, ज़्यादा सटीक इंट्रानेट है, इसीलिए उसको पिक किया गया है। 24 पे हम आते हैं, द स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन स्पेसिफिक फील्ड इज कॉल्ड जर्गॉन्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको जर्गॉन बोलते हैं। तो हर जगह का, जैसे हम लोग गुड्स बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, तो दिज आर द लीगल वर्ड्स। तो लीगल वर्ड्स लीगल फ्रेटर्निटी यूज करती है नॉर्मल सेंस में, तो दिज आर द लीगल वर्ड्स, लीगल जर्गॉन्स करके इनको हम लोग बोल सकते हैं। 25 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वर्ड आउट। तो इसमें से जो है कौन सा ऑड वर्ड आउट है, तो आप देखो स्लीपी, स्लीपी ड्राउजी भी स्लीपी होता है, और स्लम्बर भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो शैबी, शैबी हम लोग बोलेंगे, थोड़ा शर्मीला टाइप का, शैबी, शैबी है वो, है ना, तो ऑड वर्ड हो गया वो, उसको अलग कर देते हैं। 26 है, लिसनिंग इज द डैश पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअल में फीडबैक भी बोल सकते हैं, मगर इसको और हमने एनालाइज किया और बाकी भी जगह देखा तो लिसनिंग को उन्होंने रिसीविंग में डाला है, इसीलिए हमने उसको रिसीविंग बोला है। 27 पे हम आते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक in sentence given below. They put up their tent under dash stars and went to sleep. They put up their tent under the stars and went to sleep. Financial statement generally prepared at the end of financial year showing asset, liability, net worth of an organization is called balance sheet. तो ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें एसेट, लाइबिलिटी और नेटवर्थ हम लोग शो करते हैं उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। 29 पे हम लोग आते हैं, कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय ऑडियंस, शो फुलफिलमेंट ऑफ विच प्रिंसिपल, कंप्लीटनेस। मतलब हम लोग जब भी बात करेंगे ना तो हम लोग सब पूरी बातें कंप्लीट करके करेंगे, आधी अधूरी बातें नहीं करेंगे। आधी अधूरी बातें करेंगे तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। 30 पे हम आते हैं, अब ये पैसेज हमको दिया है यहाँ पे देखिए, है ना। अब ये जो है एक बार पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स भी ये लोग डालते हैं। Read the following passage and answer the questions that follow. It was during one of the most dreadful smallpox epidemic मतलब महामारी जो कि कोरोना है in England, that Edward Jenner, a country doctor, made a discovery which was to alter the course of history. मतलब एक महामारी फैली थी इंग्लैंड में, तो एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी कि जो कि आने वाले समय में हम कैसे इन बीमारियों से डील करेंगे, और स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी उसको बदला, और वो डॉक्टरों के आगे आने वाले हो सकता है कोर्स में भी आएंगी। जेनर नोटिस दैट डिसीज सेल्डम स्ट्रक दोज who lived in rural areas and worked around the cattle. Most farmers and dairy workers had contracted cowpox and had recovered with nothing more serious than puzzle which left a scar. मतलब उन्होंने ये देखा कि ये जो डिसीज़ है ये जो फार्मर्स वगैरह या डेयरी वर्कर्स है उनको जिनको हुई है उनको ज़्यादा नहीं, एक निशान हुआ है जस्ट। अपन वैसे भी जो पहले टीका लगवाते थे उसका एक निशान हो जाता था। दिस ऑब्जर्वेशन लेड डॉक्टर जेनर टू थिंक, अब ये इसके कारण उनकी सोच आई कुछ, व्हाई नॉट वैक्सीनेट पीपल विथ काउ पॉक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ है जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ है, व्हाई नॉट वैक्सीनेट पीपल विथ काउपॉक्स, मतलब क्यों ना लोगों को काउपॉक्स का इंजेक्शन लगा देवे स्मॉल पॉक्स के लिए। ऑन May 14, 1876, तो मई 14 को 1876 को डॉक्टर जेनर टुक ए हेल्दी बॉय, उन्होंने एक स्वस्थ लड़के को लिया, जेम्स फिलिप्स नाम था, टू ए डेयरी मेड, वो एक डेयरी में काम करता था, सरा नेम्स, हु हैड अ काउपॉक्स पसल ऑन हर हैंड रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन फ्रॉम हर मास्टर्स काउ। डॉक्टर जेनर मेड 2 shallow
cuts on James Philip arm and inoculated them with matter taken from cowpox sore। तो डॉक्टर जेनर ने क्या किया कि वो जो जेम्स फिलिप है उनके हाथ पे थोड़ा चीरा लगाया और वहाँ पे जो काउपॉक्स की जो चीज़ थी उसको उसमें पुट किया। ए पसल डेवलप्ड ऑन द बॉयज आर्म, एक छोटा सा धब्बा वहाँ पे क्रिएट हुआ। आर्म फॉर्म्ड ए स्कैब एंड हील्ड। In July of the same year, Dr. Jenner inoculated James with matter from the smallpox pustule. During the next 2 weeks, the doctor watched for sign of smallpox. They didn't develop। और बाद में उन्होंने उसी लड़के को देखा कि उसको क्या स्मॉलपॉक्स होता है, मगर 2 हफ्ते में उसको नहीं हुआ। They did not develop। The vaccination was successful। वैक्सीन सक्सेसफुल हुई। डॉक्टर जेनर रोट अ पेपर, उन्होंने एक थीसिस अपना लिखा, पेपर लिखा, एक्सप्लेनिंग हिज मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। एट फर्स्ट द डॉक्टर्स वे आर हॉस्टाइल एंड वुड नॉट लिसन टू रिडिक्यूलस प्रोसीजर। तो पहले तो डॉक्टर की बात किसी ने नहीं सुनी। मैनी पीपल फ्रॉम द टाउन ऑर्गेनाइज्ड एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन। तो बहुत सारे लोग जो है वैक्सीन नहीं लगाना है ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करते थे। ग्रेजुअली हाउएवर डॉक्टर्स एंड देयर पेशेंट एक्सेप्टेड द वैक्सीन। और कुछ समय बाद डॉक्टर और पेशेंट ने वैक्सीन को एक्सेप्ट किया। In fact, Edward Jenner was a country doctor, was important in discovery of smallpox vaccine because, तो उनको क्यों smallpox vaccine, तो हमने इसका आंसर निकाला है B, because he noticed that disease seldom struck people who worked around the cattle। in discovery because he, अब उन्होंने ये पता किया कि भाई वो ये डिसीज जो है वो जो लोग काऊ के आसपास काम करते हैं उनको ज़्यादा लेवल पे अफेक्ट नहीं करती है। 31 डॉक्टर जेनर वॉज सक्सेसफुल एज काउपॉक्स वायरस प्रोड्यूसेस। तो डॉक्टर जेनर जो है वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि काउपॉक्स वायरस जो है वो प्रोड्यूस करता है मिल्ड इन्फेक्शन, वो लोगों में एक छोटा इन्फेक्शन डेवलप करता है विच इज इनफ टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। तो वो जो है एक्टिव कर देता है इम्यूनिटी पावर को लोगों की। ए डॉक्टर जेनर made his experiment on healthy boy who developed the sign of pus on his body when he was injected the matter of cowpox। तो जब डॉक्टर जेनर का जो एक्सपेरिमेंट है हेल्दी बॉय पे था, उन्होंने उस बॉय में वो इंजेक्ट किया तो एक छोटा सा स्कार डेवलप हुआ है और कुछ नहीं। 33 पे हम आते हैं। ऑन द ऑनसेट other doctors were hostile toward Dr. Jenner's method of vaccination because it was ridiculous procedure, it was very expensive, it was life threatening, it was against the medical laws। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो नया था तो it was against the medical laws तो नहीं लगता, it was life threatening। अब ridiculous procedure बोल दो ना आप उसको, क्योंकि शुरू में कोई भी नई चीज आती है तो ridiculous लगती है, तो ridiculous लगा उनको ये जो है। 34 पे हम आते हैं हमारे। द चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी। सही बात है। नेचर ऑफ मैसेज बिल्कुल सही है। डिस्टेंस अलाउड बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव, मतलब आप कैसे बात करेंगे, किससे बात करेंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, पॉलिसी पे, नेचर ऑफ मैसेज पे, डिस्टेंस अलाउड इन्वॉल्व पे। ठीक। 35 पे हम आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर्टेनिंग टू क्रूशियल रिसोर्सेज लाइक। तो इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्रूशियल रिसोर्सेज के, लाइक इंक्रीजिंगली एसेंशियल सच एज टेलीकम्युनिकेशन। ए लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन टुडे इज सेंटर्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑयल, गैस एंड एनर्जी एंड वाटर एज वेल एज सर्विसेज दैट आर। तो अब हमने जो है इसका वर्किंग किया और हमने बोला कि ए ठीक लगता है, तो ए बोला हमने। ए लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन टुडे, मतलब सबसे पहले सी, ए लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन टुडे इज सेंटर्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर बी इंक्रीजिंगली एसेंशियल सच एज टेलीकम्युनिकेशन। Increasingly, A, an investment treaties pertaining to crucial resources like oil, gas, energy and water as well as services that are। ठीक, तो ये ठीक लगता है। 35 हो गया है। अब हम लोग
नेक्स्ट करते हैं, लीगल एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऑल दीज आर गाइडलाइन आंसर्स, ठीक है। सम पर्ल्स आर ज्वेल, मतलब कुछ जो मोती है वो गहने हैं। सम ज्वेल्स आर ऑर्नामेंट, और कुछ ज्वेल जो है वो ऑर्नामेंट है, मतलब ऐसा पूरा पूरा नहीं बोला, तो हो सकता है कि कुछ पर्ल्स ऑर्नामेंट्स हो, ठीक। सम ज्वेल्स आर पर्ल्स, सम ज्वेल्स आर पर्ल्स, ठीक लगता है, सम ज्वेल्स बोला है। सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेल्स, सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेल्स, ये भी ठीक लगता है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लगते हैं 36 के हिसाब से। 37 पे हम आते हैं, बोल पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये जो है देखो VWA, या ए नहीं उल्टा V है वो, है ना। तो अपने को, और फिफ्थ डी, फिर वो डी क्वेश्चन मार्क हो गया है वहाँ पे जो है। तो अब आपको पता करना है कि इसमें से कौन सी इमेज वहाँ पे अब मैं बैठाऊँ। तो वो n लग रहा है मेरे को, क्या लग रहा है, n लग रहा है 3, तो इमेज 2, इमेज 3 लग रहा है वो, n है ना, वो उल्टा n है वो नीचे, आप देखो 4 पे जो है उल्टा n है वो, है ना। तो ऊपर में उसको फिट कर सकते हैं हम लोग चाहे तो उससे मिलता जुलता वो हो जाएगा जो है। अच्छा एक मिनट, और थोड़ा सा रिकंसिलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो रिकंसिलेशन हम लोग कर लेते हैं, VMA जैसा है, तो जैसे ये हमारा जो है W है, VMA, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा उसमें कि वो फिट कहाँ से बैठेगा। तो VWV, वापस से वो V है, VWV है ना। नीचे में आप देखो MWN आ गया, आधा n आ गया ना, MWN नीचे में, और उल्टा n है इधर में। तो ऊपर में आपका जो है वो क्या आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इमेज 1, ठीक। इसमें कुछ जजिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो हम लोग इसका उल्टा ही डाल देते हैं, इमेज 3 कर देते हैं एक बार का। 38 पे हम आते हैं, इफ द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल का जो दिन था उसके पहले, वॉज थर्सडे, मतलब कल के दिन के पहले थर्सडे था, तो आज शनिवार हो गया। व्हेन विल बी संडे, टुमारो, ठीक है। अब ये जैसे मैंने किया इजी हो गया मेरे लिए, तो मेरे को प्रैक्टिस है, आपको भी करना पड़ेगा इसका। 39 पे हम आते हैं, UV QR MN IJ, ठीक, MNIJ डैश क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज, तो नेक्स्ट सीरीज है EF, क्या है EF, क्या है EF। तो इसको ABCD में लगा के देखो तो इजी लगेगा आपको। 40 पे हम आते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए गर्ल, अमित सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो वो जो है वो लड़की है, डॉटर है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरी बहन है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल, तो ब्रदर, सिंपल, मतलब वो मेरे दादा के बेटे की लड़की है, तो मेरी बहन हुई ना वो। 41, एक करेक्ट क्लॉक शोज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो करेक्ट क्लॉक 9 o'clock दिखाती है सुबह के। अब 9 o'clock अगर आप देखोगे तो वो ऐसा अगर सर्कल लेते हो ना तो इधर में आता है, इधर रहेगा वो, मतलब, है ना। तो दो, हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, 180 डिग्रीज। तो वो ऐसा पूरा आधा चक्रा मारेगा तब वो 180 पे आएगा, क्योंकि वो पूरा क्लॉक 360 डिग्रीज है, तो 180 डिग्रीज आएगा। 42 पे, व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, तो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोलता है, वो अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड के बारे में। तो 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है आपके। 43 पे आते हैं, Who has the authority to decide the remuneration of first auditor? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का, ठीक।
सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो हैं फिर वो बाद में अपॉइंट होते हैं, तो वो मेंबर्स डिसाइड करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम इफ एनी इक्वल टू 40, एनी है 40, मैनी है 53, दैट मैनी एक क्या होना चाहिए, तो मैनी एक क्या होना चाहिए। अब इसको क्रैक नहीं, थोड़ा क्रैकिंग में प्रॉब्लम है, तो इसको हमने डी बोल दिया है। डी के पीछे का एक ही लॉजिक है कि भाई कुछ थोड़ा सा बड़ा फिगर थोड़ा सा ले लिया हल्का सा, तो ये हम सिर्फ एक जज कर ले रहे हैं और कुछ नहीं है, आर्बिट्रेरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद जस्टिस, कौन सा जो वर्ड है वो ऑलवेज एसोसिएटेड है जस्टिस के साथ में। अब हिपोक्रेसी तो अलग होता है, हिपोक्रेसी मतलब आपके लिए कुछ अलग, हमारे लिए कुछ अलग, ठीक। तो लेजिटिमेट वर्ड जो है वो जस्टिस से डील करता है, मतलब आप जो भी करो वो लीगल करो, वो गलत करोगे, जस्टिस किया मगर वो गलत हो गया, जैसे समझ लो कहीं पे किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, तो भाई समझ लो उसने उसके भाई को मारा था इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया, है ना, मगर वो तुमको लग रहा है वो जस्टिस हुआ है, मगर वो जस्टिस नहीं हुआ है, वो लेजिटिमेट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल पर से, तो एक्शनेबल पर से का मतलब है एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज, तो प्रूफ ऑफ डैमेज के बिना भी एक्शनेबल है, एक्शनेबल पर से। 47 when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person, such act or abstinence is said to make a proposal, section 2A of the Indian Contract Act 1872। तो ये प्रपोजल का डेफिनेशन है जिसको हम ऑफर भी बोलते हैं। 48 पे हम आते हैं। ए डॉग इज कॉल्ड लॉयन, मतलब कुत्ते को शेर बोलते हैं, लॉयन इज कॉल्ड बाइजन, ठीक, तो लॉयन को बाइजन, एंड बाइजन इज कॉल्ड स्नेक, स्नेक इज कॉल्ड mongoose, and mongoose is called crocodile, which one is reared as a pet। अब किसको reared as pet बोलेंगे, अब आप देखो reared as pet, अब pet देखो कुत्ता ही pet होता है, तो कुत्ता अगर लॉयन है तो मैं बोलूंगा किसको पेट बोलेंगे, तो लॉयन को पेट बोलेंगे, ठीक, क्लियर होता है ये। 49 व्हाट इज द नेक्स्ट इन सीरीज 1 4 8। अब देखो पहले में आपका 3 का फर्क है, 1 से 4, 4 से 8 में आपका 4 का फर्क है, 8 से 13 में आपका 5 का फर्क है, तो 5 के बाद 6 19 का आपका जो फर्क है 19। अब ये 6 का फर्क हो गया 19 में, 13 से 19 6 का, अब 19 से 7 का फर्क तो 26 होता है, तो सीरीज कंप्लीट होती है। 50 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर कोई भी एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। 51 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 200। एक प्राइवेट कंपनी में 200 लोगों से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। 52 अरुणा रैंक्ड 12th इन अ क्लास ऑफ 46, तो 46 लोगों की क्लास में अरुणा 12th आई है, 12th है ना। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो उसका जो रैंक है, क्योंकि अरुणा आई है 12वीं और 46 में, तो उसके बाद हो गए 26, उसके बाद हो गए 24 लोग, तो उसका पीछे से रैंक जो होगा वो 25वां होगा, उसका पीछे। एक मिनट, मैंने क्या बोला है, अरुणा रैंक्ड 12th इन अ क्लास ऑफ 46, 46 की क्लास में अरुणा आई है, तो उसके बाद में 34 लोग होंगे, तो उसका रैंक अब 35वां होगा लास्ट से अगर गिनेंगे, तो अगर देखेंगे तो। 53 पे हम आते हैं। इफ एसिड इज रिटर्न एज 1C3D, ठीक है, व्हाट इज रिटर्न एज, पैम्पर इज रिटर्न एज P1, MP2R, देन व्हाट विल बी बॉम्बे रिटर्न एज। अब बॉम्बे को कैसे हम लोग रिटर्न करेंगे, तो हमने इसको बहुत कोशिश की ट्राई करने की, बट इसमें जो है कुछ क्लिक नहीं हुआ, तो हमने इसको थर्ड बोल दिया है C। 54
The 10th schedule of Indian Constitution, the 10th schedule of Indian Constitution is added via 52nd Amendment Act. तो 52nd Amendment Act से 10th schedule को जो है Constitution के ऐड किया गया. 55 under which of the following article of Constitution President can impose presidential rule in a state. तो आर्टिकल 356 के दौरान जो है प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है. अब ये याद करना पड़ेगा जो है आप लोगों को. 56 पे हम आते हैं. हु इज नोन एज स्कल्प्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया. डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब जो है उनको बोला जाता है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो है उनको. 57 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. मतलब बिना कोई कंडीशन के. नहीं तो वो सलमान ने ऐश्वर्या को बोला कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या, तो ऐश्वर्या बोलती हाँ करूंगी, बस तुम्हारी माँ साथ में नहीं रहना चाहिए. दैट इज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, वो नहीं माना जाता. 58 पे हम आते हैं. तो 58 पे हमारे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ टॉट. तो इसमें से जो है कौन सा नहीं है इम्पोजिशन ऑफ मॉरल ब्लेम, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. कॉम्पनसेशन देना है, डेटरेंस करना है, करेक्टिव जस्टिस है, मतलब कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करना भी है, मगर ऐसा मॉरल किसी को वो नहीं करना है. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ टॉट इन विच वे. इट जनरली कंसर्न्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज. नहीं, वो तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखता है. कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज रिटन. टॉट इज मेड अ प्रीडोमिनेंटली ऑफ द स्टैट्यूट लॉ. नहीं, लॉ जो है वो स्टैट्यूट, टॉट जो है कानून पास करके नहीं बना है. इट इज एक्शनेबल इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोड. तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ टॉट इन विच वे इट इज एक्शनेबल इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोड. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों जगह पे चलता है, सिविल और क्रिमिनल कोड दोनों में चलता है वो. 60 राम वेंट टू शॉपिंग 9 days ago. 9 दिन पहले राम शॉपिंग पे गया था. ही गोज टू शॉपिंग ओनली ऑन थर्सडे. तो सिर्फ थर्सडे को जाता है. व्हाट डे द वीक इज टुडे. तो आज का दिन क्या है. तो राम जो है 9 दिन पहले, मतलब अगर आज का दिन पकड़ लेवे तो आज से 9 दिन पहले गया था और वो थर्सडे को जाता है. तो आप देखो थर्सडे को जाता है, तो थर्सडे को जाता है तो आज का हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. आज का सैटरडे है. तो व्हाट इज द डे ऑफ टुडे इज सैटरडे. तो आज का दिन क्या है, सैटरडे है. 61 पे हम आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ टॉट. तो लॉ ऑफ टॉट जो है वो किसको नहीं देखता है. लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन. अब अगर आपकी दुकान के सामने में किसी ने दुकान लगा ली और आपको उसकी दुकान लगाने से नुकसान होता है तो लॉ ऑफ टॉट जो है उसको कवर नहीं करता है. 62 पे हम आते हैं. ए मनी बिल पास्ड इन लोकसभा. एक जो मनी बिल लोकसभा में पास किया जाता है, ठीक, is deemed to have passed in Rajya Sabha when no action is taken in upper house within 14 days. 14 दिन के अंदर में. 63 what is the primary function of law of tort. The spreading of losses throughout the society, the punishment of wrongdoer, the clarification of human rights of the parties, compensating the claimant. तो कॉम्पनसेटिंग द क्लेमेंट ज़्यादा सटीक लगता है क्योंकि लोगों को क्या है ना, इससे पता चलता है कि भाई देखो तुमने किसी का नुकसान किया तो तुमको भरपाई करनी पड़ेगी. किसी ने गलती से किसी की दुकान जला दी तो चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू अदर वर्ड्स ऑफ द ग्रुप. तो ऑड वर्ड आउट करना है इसमें से हम लोगों को जो है. तो इसमें से ऑड वर्ड है फेंडर. क्या है, फेंडर, क्योंकि डैशबोर्ड, डॉग, बोनट वो सब एक जैसे आते हैं, डैशबोर्ड जैसे ही रहता है वो. 65 इफ इन अ लैंग्वेज 1 इज कॉल्ड 2. 1 को 2 बोलते हैं. 2 इज कॉल्ड 3. 2 को 3 बोलते हैं. 3 इज कॉल्ड 4. 4 इज कॉल्ड 5. 5 इज कॉल्ड 6. देन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 2? 5, क्योंकि होता है 4.
2 का स्क्वायर होता है 4, मगर 4 को बोलते हैं 5, तो 5। 66। तो आप अगर देखेंगे अगेन ऊपर की जो डंडी है वो उसमें आपको वो डिफरेंट दिखेगा जो है। तो जैसे पहले वाली डंडी इस तरह से थी तो नीचे में आया, फिर वो नीचे है तो वो ऊपर में गया, ऊपर है तो वो तिरछा गया, है ना, ठीक। तो ऐसी वाली इमेज जो है तो उसमें हम लोग नीचे में किसको लेंगे जो है आप देखिए अगर उसमें हम लोग लेना चाहे तो अब ये थोड़ा सा जो है ना ये कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो हमारा आ जाता है। तो हम लोग इसमें डी को ले लेते हैं इमेज 3। तो इमेज 3 ऐसी तिरछी वाली है तो उसको ले लेते हैं। 67 पे हम आते हैं। 67 द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, सही है। कॉमन सील, सही है। परपेचुअल, ऑल ऑफ द अबाउ। तो किसी भी कंपनी में ये तीनों बातें होना, सेपरेट लीगल अस्तित्व होना उस कंपनी का, कॉमन सील होना और परपेचुअल सक्सेशन होना उस कंपनी में जो है। 68 पे हम आते हैं हमारे, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट, तो उसको वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है। 69 पे हम आते हैं, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज सेम फॉर द ईयर, तो 2005 का जो कैलेंडर है वो किसके जैसा है, वो 2011 के जैसा है, ठीक। 70 पे हम आते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड, and every promise and every set of promises forming the consideration for each other is called as an agreement, is called as an agreement। तो 70 जो है हमारा उसका हमारा आंसर है एग्रीमेंट। मतलब मैंने तुमको प्रॉमिस दिया, तुमने मेरे को प्रॉमिस दिया, तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। अब हमारा ये हो गया बिजनेस एंड इकोनॉमिक लॉस पे हम लोग चलते हैं, ठीक। इसके भी 35 MCQ हो गए हमारे। 71 पे हम आते हैं अभी जो है, ठीक। काय पे आएंगे, 71 पे हम आएंगे जो है। देखिए, डैश वॉज लॉन्च अंडर आयुष्मान भारत इन सितंबर 2018। तो कौन सी स्कीम जो है सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी आयुष्मान भारत में, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है। और देखने में भी लगता है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ही जो है आयुष्मान भारत, कि लोग आयुष्य अच्छा रहे, उन लोगों का ज़िंदगी भर जी अच्छा बढ़िया रहे, उसमें लॉन्च हुई थी। 72 पे आते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग और ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो 72 का सी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस या ये भी ले लो ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइजेस माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। 72 का डी लेते हैं। 73 पे हम आते हैं, डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर गवर्नमेंट टू present to parliament a statement of estimated receipt and expenditure in respect of every financial year। तो किसने बोले हुआ है, तो आर्टिकल 112 जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को बोलता है कि आपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो हिसाब किताब है हर फाइनेंशियल ईयर का वो देना है। 74 आते हैं, तो 74 पे हम आते हैं, डैश इज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी इन्फ्लेटर कॉमन है। तो कैसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों का भी, जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए थे। अब कोई चीज़ 10 रुपए की और वो 12 की हो गई है, तो क्या प्रोडक्शन 12 का थोड़ी हो गया है, प्रोडक्शन तो 10 का ही है। तो उसको जीडीपी इन्फ्लेटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, जीडीपी इन्फ्लेटर बोलते हैं। 75 पे हम आते हैं,
गिफन गुड्स आर नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? सर रॉबर्ट गिफन। अब ये जो है नाम याद होनी चाहिए, बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सब नाम याद हो जाएंगे। गिफन गुड्स आर नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? सर रॉबर्ट गिफन। तो जो गिफन गुड्स है वो सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे गिफन गुड्स बोला है। 76 द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर होमोजेनियस, मतलब प्रोडक्ट एक जैसे, है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है। दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। इज एन एजम्पशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसे एयरटेल की और रिलायंस की दोनों की सर्विस एक जैसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन करके बोला जाएगा। 77 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्रोडक्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने आज तक नहीं सुना, प्राइस सुना, इनकम सुना, कॉस्ट सुना, प्रोडक्शन नहीं सुना, तो उसको हटा देते हैं। 78 पे हम आते हैं, इन वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो जो वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2019, इंडिया हैज सिक्योर्ड 77th रैंक। तो इंडिया को 77वां रैंक मिला वर्ल्ड में धंधा करने के लिहाज से, कि धंधा यहां पे करना कितना ठीक है। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉटलनेक इन एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ? अब ये तो सोच की बात है। देखो इसमें से कौन सी बॉटलनेक नहीं है? प्रॉपर प्लानिंग है एक बॉटलनेक, मतलब अगर आपका धंधा है और आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो तो ये एक बॉटलनेक है। स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट नेटवर्क, ये बहुत बड़ी बॉटलनेक है। ठीक, टू मच नॉइज, बहुत लोग मार्केट में हैं, वो भी एक बॉटलनेक है कहीं ना कहीं। एंड लैक ऑफ मनी जो है वो लाया जा सकता है, तो ये ना सोच की बात है। लैक ऑफ मनी बोल लेते ये बॉटलनेक नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, तो आप जो है मार्केट में काम कर सकते हो। ये बॉटलनेक नहीं मैं मान रहा हूँ, ठीक है भी, मगर मेरी सोच है तो मैंने किसको लेना है तो मैंने लैक ऑफ मनी को ले लिया। कोई बोले कि दूसरा है तो वो भी हो सकता है। 80 पे हम आते हैं, अकाउंट फॉर फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर गवर्नमेंट मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर। तो गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ बैंकर का काम कर रही है उसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट्स फॉर फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर गवर्नमेंट एक्टिंग एज अ बैंकर। तो गवर्नमेंट जो है बैंकर के तौर पे सिर्फ काम कर रही है, उसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इनकम मेथड? तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो है उसको इनकम मेथड में नहीं लेते, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को वर्कआउट करने के लिए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इनकम मेथड में अगर निकालना है तो रेंट को लेना, वेजेस एंड सैलरीज को लेना, इंटरेस्ट को लेना, बट प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को नहीं लेना। 82 पे हम आते हैं, इफ द डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेज मोर देन in proportion to rise than in income elasticity। if demand for commodity rises, मतलब जो commodity की डिमांड है वो बढ़ती है, then in proportion to rise in income, then the income elasticity will be। तो income elasticity जो है वो greater than unity है, मतलब क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो greater than unity बोलेंगे उसको जो है। 83 पे हम आते हैं, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइजेज ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। मतलब डिमांड में क्या बदलाव होता है, रिलेटेड कमोडिटीज इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बार क्या होता है कि जैसे चाय का भाव बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि चाय लोग कम पीने लगते, कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगते क्योंकि कॉफ़ी सस्ती है। तो वैसे बहुत सारे ऐसे आइटम है, चना दाल का रेट बढ़ गया तो तुअर का डिमांड बढ़ जाता है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक चीज का भाव घटा है ना, मतलब अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं शिफ्ट होती है डिमांड जो है। 84 द डैश स्टेट्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल
एज द प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज इंक्रीजेज, मतलब जो भाव है वो अगर बढ़ता है, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सप्लायर विल ऑफर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई बहुत अच्छा है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अगर बाकी सब चीजें एक जैसी है तो अगर आपने जो है रेट को बढ़ाया तो सप्लाई भी बढ़ता है कहीं ना कहीं। तो अगर लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो क्यों नहीं सप्लाई करेंगे। अगर अमेरिका में हमारे नागपुर के पूरे संतरे चले जाते हैं तो उसका रीज़न यही है कि अमेरिका वाले ज़्यादा अच्छा पैसा देते हैं भाई। 84 हो गया, 85 पे आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों को मिलके बनता है। इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंडिंग अफेक्टेड, और इवेंट्स और जो भी आगे पीछे घटना घटती है वो उसको अफेक्ट करती है। हु गेव दिस डेफिनेशन, अब ये ना रट्टा मारने वाली बातें हैं, किन्होंने इस डेफिनेशन को दिया, तो हमने इसको वर्कआउट किया। कैथ डेविस नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है और जो भी इवेंट आजू बाजू में होता है वो उससे अफेक्ट होता है। 86 द फॉर्मूला टू कंप्यूट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर अपने को निकालना है तो उसका फॉर्मूला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास में जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का है, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उस पे से अपन उसको निकाल सकते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, या एक काम करते हैं ना, ये ठीक लगता है ज़्यादा अच्छा, डी 86 का जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इसको हम लोग इसमें लेंगे। 87 वाइनफॉल गेन्स सच एज प्राइजेज वॉन लॉटरीज एक्सेट्रा, पहले भी डिस्कस हुआ ये। तो वाइनफॉल गेन्स मतलब एकदम से कोई लॉटरी लग जाना अपने को, तो वाइनफॉल गेन्स सच एज प्राइजेज वॉन लॉटरीज एक्सेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो वो नेशनल इनकम को पता करने में इंक्लूड नहीं करते। इज अ प्रिकॉशन सजेस्टेड अंडर विच, तो इस ये कौन सा प्रिकॉशन है, ऑफ द विच फॉलोइंग मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, तो इनकम मेथड में उसको नहीं लेते हैं। कोई भी अगर प्राइजेज वॉन्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको नेशनल इसमें नहीं गिना जाता है हमारे पास। 88 पे हम आते हैं। नो चेंज इन फैशन इज एजम्पशन ऑफ विच लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई भी चेंज नहीं है। अब ये देखो ये सबका ही है, मगर लॉ ऑफ डिमांड बोल लेते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ प्राइस और डिमांड के बारे में बात आती है, बाकी चीज़ें एक जैसी रहती है। आपने होपफुल इसको पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है भाव घटा डिमांड बढ़ी, भाव बढ़ा डिमांड घटी, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, मतलब बाकी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो 89 पे हम आते हैं। व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट कॉज अ मेजर चेंज इन डिमांड, मतलब थोड़ा सा ही भाव बदला है मगर डिमांड जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक तो है, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो हम लोग इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है चेंज अगर होता है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसको बोल देते हैं। 90s पे हम आते हैं। द डैश रेफर टू अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस। The dash refer to amount of good producer are willing to supply when receiving a certain price. Quantity supplied, quantity stored, quantity procured, quantity produced, quantity supplied refers to amount of good producer, मतलब ये वो क्वांटिटी है जो सप्लाई हो सकती है अगर जो सप्लाई कर रहा है उसको अच्छा रेट मिलता है। तो 91 पे हम आते हैं। The dash is the response of quantity demanded to change in prices of commodity. तो change in prices of commodity तो price elasticity बोलते हैं। तो price elasticity of demand है, सॉरी, तो ये D में बोलेंगे। 91 का D, the price elasticity of demand is the response of quantity demanded to change in price of commodity.
92 पे हम आते हैं, द फर्स्ट इंडियन यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय, तो किन्होंने हमारा जो भारत है उसका फर्स्ट यूनियन बजट जो है वो पेश किया था, जेम्स विल्सन साहब जो थे उन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट जो है वो पेश किया था। 93 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश वॉज टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट स्केल विथ स्पीड स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी, तो जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसका मेन जो चैलेंज है वो ये है स्केल को बढ़ाना, साथ ही साथ में स्पीड स्टैंडर्ड और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ाना, ये उसका मेन पर्पस है। 94 इन 2007 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डैश इनिशिएटिव टू इंप्रूव द कंट्रीज ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली दैट ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस, तो गवर्नमेंट ने जो है किसको लॉन्च किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब आपको नहीं भी आता है तो भी हो जाएगा, बिकॉज नेशनल फूड मिशन तीनों में है, सिर्फ चारों में है, सिर्फ क्या बदला है, सोरिंग, सोशल, स्टोरेज, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो इसका आंसर है। 94 हम लोग जो इसमें बोल रहे हैं उसका, ठीक, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था इसमें जो है। 95 पे हम आते हैं, डैश इज ए स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट, सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सबको मालूम है सेबी बोलते हैं, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी कि वो इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करे इसके लिए। 96 पे हम आते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये भी पहले आ चुका है। द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स मतलब जब हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं, जैसे कार खरीद लिया, कुछ और खरीद लिया, व्हीकल खरीद लिया, द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द करेंट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज ए प्रिकॉशन सजेस्टेड अंडर विच मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड में बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड में बोला जाता है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स को बेचा खरीदा जाता है उसके बेचने खरीदने को प्रोडक्शन में नहीं लेना है, प्रोडक्ट मेथड में नहीं लेना है। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें से जो है कौन सा कंपोनेंट नहीं है नेशनल इनकम को पता करने का, जब हम लोग, तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन आइटम जो है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, कंजम्पशन को लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, सेल्फ कंजम्पशन को नहीं लेते हैं। 98 नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत फॉर्म्ड हुआ। 99 में आते हैं, डैश इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल दो ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उससे पता लगाया जा सकता है कि कौन से वेरिएबल्स के कारण डिमांड में फर्क आ रहा है, या मेजर करने के लिए कि कितना चेंज आ रहा है उसके लिए। द फॉर्मूला टू कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो है वो देखो, वो डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, बीच के साइंस अगर आप देखेंगे तो सी जो है वो आंसर है। नहीं भी आता हो तो भी पता चल जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, तो इंडिजीनियस मनी लेंडर जो अपने लोकल लेवल पे जो मनी लेंडर्स रहते हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। 102 डैश इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डैश इज द टोटल मेजर ऑफ गुड्स एंड,
तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए ईयर इन अ कंट्री इंक्लूडिंग द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 103 द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में अराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो कौन सी मेथड्स में अराइज होती है? एक्सपेंडिचर में भी होती है, इनकम में भी होती है, प्रोडक्ट में भी होती है, कैलकुलेटिंग। अब ये सोच की बात है, तीनों भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट मेथड कुछ नहीं होती, मैं इनकम मेथड बोल देता हूँ, ठीक। 104 जो है उस पे आते हैं। डैश गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट। तो जो है, जो डैश जो है वो पावर देता है गवर्नमेंट को टू विड्रॉ द फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में खर्चे। एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें से पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। 105 पे हम आते हैं। डैश इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिजनेस फर्म्स ऑन न्यू प्लांट्स। तो बिजनेस फर्म्स जो है वो न्यू प्लांट्स, एडिंग टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक में ऐड करना, ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चा करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाय द बिजनेस फर्म्स ऑन न्यू प्लांट, एडिंग टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं हमारे करंट अफेयर्स नाम के पोर्शन पे। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट 106 पे हम आते हैं। अब 106 पे हमारे हैं, एक एक करके आपको इसके लिए पेपर, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स टाइम, लोकमत समाचार, ये सब पढ़ना चाहिए। विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट लेंडर टू इम्पोज चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेमली पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। तो कौन सा बैंक है जो जिसने पहली बार चार्जेस लगाना यूपीआई के पेमेंट पे चालू किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने सबसे पहले चालू किया। 107 नेम द फर्स्ट एवर सिम्युलेटेड स्पेस वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 3 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो कौन सी एक स्पेस वॉर एक्सरसाइज हमारी तीनों फोर्सेस ने कंडक्ट की थी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने 2019 में। तो उसका नाम क्या है उस एक्सरसाइज का? जो है इंड स्पेस एक्स नाम है उनका। क्या नाम है? इंड स्पेस एक्स नाम है उनका। 108 रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि वो पहले आंध्रा और तेलंगाना था ना, तो अभी आंध्रा के लिए अलग बना दिया है उन्होंने हाई कोर्ट जो है। 109 पे हम आते हैं। हु इज द अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ एडवाइजर पे गीता गोपीनाथ की अपॉइंटमेंट हुई है। 110 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कोटा बाय यूनियन कैबिनेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी। 10% का कोटा उन्होंने बोला है कि जो स्वर्णों के लिए बोला है, जो जनरल कास्ट है मगर जो गरीब है उनके लिए 10% कोटा रिजर्व किया गया है। 111 पे हम आते हैं। हेड ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वेयर इनवाइटेड टू स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ इंडियाज पीएम इन 2019। तो 2019 में किन लोगों को बुलाया गया था? बिम्स्टेक जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंट्री मेंबर्स को बुलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। 112 नेम द डिफेंस मिनिस्टर हु इज फर्स्ट टू विजिट मोजाम्बिक। तो किन्होंने मोजाम्बिक में विजिट किया था? राजनाथ सिंह अभी करंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मोजाम्बिक होके आए थे। 113 इन विच सिटी ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड 5th इंटरनेशनल योगा डे 2019। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रांची में थे वो इंटरनेशनल योगा डे के दिन।
114 पे एक 114 विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार, तो कौन सी स्टेट है, कौन से राज्य है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार को बनाया था? तमिलनाडु। वैसे भी बेंगलोर वहाँ पे ही है, तो बहुत सारे काम वहाँ पे होते हैं और बेंगलोर जाके देख के आना चाहिए सब चीज़ें जो है लोगों ने। 115 पे हम आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन? तो चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? विक्रम। 116, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। अब ये ना डेटा है, ये याद होना चाहिए, ऐसा ही है, और इसको सॉल्व करना ही सबसे बेस्ट तरीका इनको याद करने का, और कोई तरीका इससे बेस्ट नहीं है। 116 हो गया। 117, हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? निर्मला सीतारमन जी जो है वो अभी प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। और 118 पे हम आते हैं, नेम ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन हु वाज ऑनर्ड द यूएई's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ज़याद मेडल इन 2019। नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया था। 119 पे हम आते हैं, विच कंपनी टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन 2019? तो 2019 में सबसे ऊंचे पायदान पे कौन था? वॉलमार्ट था। और 120 पे हम आते हैं, संजीव राजपूत एंड यशस्विनी सिंह देसवाल वेयर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? शूटिंग। तो जो संजीव राजपूत और यशस्विनी सिंह देसवाल है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे? वो शूटिंग से एसोसिएटेड थे। तो हमने जो है एक गाइडलाइन आंसर जो है आपके लिए प्रेजेंट किए मॉक टेस्ट 2 CS ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की, जो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए। आप इसको रेफर कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। बहुत जल्दी, करीबन 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, ये बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।